ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी की विशेष बातचीत। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर का मतदान खत्म हो गया। अब 10 मार्च का इंतजार है, जिस दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की चुनावी तस्वीर साफ होगी। मतगणना के इंतजार के बीच चुनावी राज्यों में क्या है माहौल, यहाँ का मतदाता क्या सोच रहा है, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आज आखिरी दौर में 54 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसके लिए चलते हैं वाराणसी, जहां मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील तिवारी। सुशील जी, कैसा रहा आज का चुनाव? देखिए, आज का मतदान बहुत ही जोरदार रहा, जबरदस्त रहा, लोगों की भारी भीड़ रही। ये आखिरी चरण का मतदान था और आप समझिए कि 1-1.5 महीने से चल रहा जो चुनावी उत्सव है वो एक तरीके से आज खत्म हो गया है। तो लोगों में भी बहुत उत्साह रहा, नौजवानों में बहुत उत्साह रहा और जिसे कहा जाए कि जबरदस्त पोलिंग हुई। ये बात अलग है कि उसके आंकड़े कैसे रहते हैं, लेकिन लोगों का उत्साह सड़कों पर दिखा, पोलिंग बूथ पर दिखा, युवाओं की तादाद उसमें बहुत ज्यादा रही। लोग अपना फोटो खींच रहे थे, सेल्फी खींच रहे थे। और सुबह मैंने देखा कि जो पारंपरिक इलाके हैं, सुबह मैं 80 के इलाके में था, जिसे हार्ट ऑफ बनारस यानी बनारस का दिल कहा जाता है, और ये बनारस दक्षिणी सीट में आता है। दक्षिणी सीट में लगभग 70% ऐसे इलाके हैं, असली बनारस की जान वाले इलाके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर, उस क्षेत्र में तमाम घाट भी आते हैं। और इन इलाकों में हमने देखा सुबह सुबह बड़ी चहल पहल रहती है। ये इलाके कभी शांत नहीं होते हैं, हमेशा गुलजार दिखेंगे आपको, चहल पहल दिखेगी, लोग स्नान के लिए जाते दिखेंगे, मंदिरों के लिए जाते दिखेंगे। और सुबह बहुत भीड़ रहती है, स्टूडेंट्स आते हैं, योगा करने आते हैं। वहां पूरा सुबह बनारस एक कार्यक्रम होता है कस्ती घाट के किनारे, और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहती है। आज घाट तो सुने थे, लेकिन लोगों की चहल पहल वैसी ही थी। और सुबह सुबह जो बुजुर्ग लोग थे, जो कि आमतौर पे जल्दी जग करके चले जाते हैं, और इस पूरे इलाके में लोग जल्दी उठ करके सुबह गंगा स्नान के लिए भी आते हैं, तो बड़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो मतदान केंद्रों के पास दिख रहे थे और दोपहर में संख्या बहुत बढ़ गई। सुशील जी, एक सवाल है कि 2007 का चुनाव, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था और अरसे बाद उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी थी। फिर 2012 का चुनाव, जिसमें अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर 2017 की योगी आदित्यनाथ की सरकार, और अब 2022। और हर बार क्या हुआ था पिछले तीनों चुनाव में, ये चौथा चुनाव है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने उन दलों को जिन्हें बहुमत मिला बहुत साथ दिया। इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा जोर रहता है। एक तो चुनाव के अंतिम चरण में आप देख रहे हैं कि लगातार 1-1.5 महीने से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, 1 महीना लगभग पोलिंग की प्रक्रिया, और सबसे अंत में आकर के यहाँ चुनाव होता है। तो पूरे 6 चरणों या 5 चरण आप जिसे कहते हैं, 6ठे 7वें मुख्यतः पूर्वांचल पे रहते हैं, तो उसके बाद ये चुनाव होता है। तो तब तक राजनीतिक तौर पर और ज्यादा परिपक्वता आ चुकी होती है यहाँ के। वैसे पहले से ही ये इलाका बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से परिपक्व माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। ये इलाका पिछड़ा जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सजग है। और यहाँ पर देखिए कि इसके पिछड़ेपन को लेकर के तमाम मुद्दे बने हैं। ये गन्ना किसानों के भी इलाके हैं, इसमें आप देखिए 6ठे चरण में थे, 7वें चरण में बुनकरों के इलाके हैं, कालीन उद्योग है, और ये सब यहाँ पर आप देखिए कि पलायन भी बहुत ज्यादा है, बाहर बहुत लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो ये पूरी बेल्ट जो है वो पिछड़ी जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सजग रहती है और जिसको भी समर्थन करती है, खुलकर समर्थन करती है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों का जोर जो है वो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने पर होता है। सुशील जी, अब 10 मार्च का इंतजार है, क्या अपेक्षा पाल रखी है लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने? अब समूचे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, और क्या राजनीतिक दलों ने, संक्षिप्त में बता दीजिए। राजनीतिक दलों ने पूरी कोशिश की है, लेकिन जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो बहुत समझदार है। वो चाहती है कि ऐसी सशक्त सरकार बने जो उनके लिए विकास करे, उनके विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, उन्हें सुरक्षित रखे, और जो उनके आसपास का जो पिछड़ापन है वो दूर करे। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 3 बार से लगातार जो है सरकारें हमेशा बहुमत से बन रही हैं। यहाँ की जनता ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब वो अधर में रहने वाला काम, क्योंकि बहुत सालों तक उसने देखा है कि किस तरह त्रिशंकु सरकारें बनी, एक दूसरे का विधायकों को इधर उधर जाने के खेल हुए। तो 3 बार से वो लगातार बहुमत के साथ जो है वो एक मजबूत सरकार बनवा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि मतदाता अपनी परिपक्वता का परिचय देगा। उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत सजग है, बहुत जागरूक है, और वो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी एक मजबूत सरकार देगा। मतलब कह सकते हैं कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनने के आसार हैं। सुशील जी, आपने बहुत जानकारियां दी, धन्यवाद। धन्यवाद।
अब चलते हैं खूबसूरत समुद्र तटीय राज्य गोवा की ओर, जहां चुनाव प्रक्रिया पूरी हुए बहुत अरसा हो गया है। वहां भी 10 मार्च का इंतजार है। गोवा में मौजूद हैं हमारे संवाददाता के लाल जी। के जी, गोवा में क्या स्थिति है? राजनीतिक दल और लोगों में कैसी उत्सुकता है? मार्च तो 14 फरवरी को ही यहाँ चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन 14 फरवरी के बाद माने जोर तोड़ की राजनीति तेज हो गई है, अब और काफी तेज हो गई है। विशेष रूप से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता हमेशा ये कह रहे हैं, दिनेश गुंडू राव हैं, कांग्रेस के देश प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम पोस्ट पोल अलायंस आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से हम गठबंधन करेंगे सरकार बनाने के लिए। जबकि टीएमसी का गठबंधन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से है। आप दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, पिछले बार आपको कोई एक भी सीट नहीं मिला था। अब कांग्रेस का गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन है, तो कांग्रेस एकदम मिजाज बना चुकी है कि हम नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के लिए हम सब विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करेंगे। मतलब वो जो 2017 में जो दूध का जला था उसको फूंक फूंक के पीने की कोशिश हो रही है इस बार। नहीं, एक बात और मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा कि कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे नेता पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में नेता चुनने में देरी हो गई, इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो इस बार ये लोग दिल्ली के नेता से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, गोवा के नेता रेगुलर जा रहे हैं, अपने पार्टी आकर कमान के नेता से बातचीत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस बार हम तनिक भी देरी नहीं करेंगे, माने रिजल्ट अनाउंस होगा उसी दिन हम नेता पद का चयन करेंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे। ये पूरे विश्वास के साथ यहाँ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। के जी, लेकिन ये तो तब होगा ना, मान लीजिए कि त्रिशंकु विधानसभा आएगी और क्या पता अगर जनता ने स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को दे दिया। नहीं, ये तो अनुमान पे ही चल रहा है। कांग्रेस को ये पूरा विश्वास है कि इस बार वो गवर्नमेंट बनाएगी और उसको विश्वास है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है विपक्षी दल को मिलेगा। जबकि बीजेपी एक कह रही है, बीजेपी के पास भी आप देखेंगे तो बीजेपी पहली बार 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इस बार किसी के साथ बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं है, तो बीजेपी के लोग भी पूरा दावा कर रहे हैं कि हमें बहुमत मिलेगी। और उनके नेता हमेशा कर रहे हैं कि दूर दराज के इलाके में जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके में जाए, तो सबको जो सरकार की योजना है उसका फायदा मिला है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बार उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा। के लाल जी, आप नजर बनाए रखिए, 10 मार्च का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडे। राघवेश जी, इंतजार के पलों में लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और उत्तराखंड के राजनीतिक दल क्या सोच रहे हैं? देखिए, 10 तारीख को मतगणना होनी है, तो पहले जो कहा जाए चुनाव आयोग के जिला निर्वाचन अधिकारी उन लोगों ने ट्रेनिंग दी मतगणना कर्मियों को, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज्यादा जागरूक है और अपने चुनाव परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति है। पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि वो भी स्ट्रांग के बाहर पहरा दे रहे हैं, हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई स्ट्रांग के बाहर, और पोलिंग एजेंट उनको भी ट्रेनिंग दी है पॉलिटिकल पार्टी की मतगणना के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और दूसरी तरफ चुनाव परिणामों को लेकर के भी जो राजनीतिक दल है, खासकर मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, वो सेकंड ऑप्शन पर भी रणनीति बनाने लगे कि प्लान बी की अगर मान लीजिए स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलता है तो कैसे सरकार बनाया जाए, इसको लेकर भी उन्होंने प्लान बी तैयार कर रखा है। इसमें जैसे जो निर्वाचित विधायक हैं पार्टी के, उनको भी रखा है कि अगर हंग असेंबली आती है तो अपने विधायकों को कैसे इस तरह के प्लान भी कर रखे हैं। और दोनों ही पार्टियां जो निर्दलीय, उन पर भी नजर बनाए हुए हैं। जो छोटी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड के अंदर, उनके संपर्क में भी दोनों प्रमुख पार्टियां हैं। तो मोटे तौर पर सत्ता में आने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। दोनों ही दल नहीं चाहते हैं कि किसी भी कारण से उनको सत्ता हाथ से फिसल जाए। सत्ता पर काबिज होने के लिए दोनों ही दल जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, प्लान कर रखा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं हो रहा कि अभी कुछ कई स्थानों पर क्लोज कॉन्टेस्ट है जहां पर बहुत मामूली मतों के अंतर से जीत हार हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। देवभूमि उत्तराखंड से चलते हैं खूबसूरत राज्य मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता जे थॉकचम, जो यहाँ के राजनीतिक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। थॉकचम जी, क्या लग रहा है मणिपुर में क्या होने जा रहा है 10 मार्च को? उमेश जी, 10 मार्च को मणिपुर में विधानसभा 2022 का मतगणना होगा। मणिपुर विधानसभा 2022 के आम चुनाव 2 चरणों में संपन्न हो चुकी हैं। पहले चरण में 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों के लिए 28 फरवरी को मतदान हुआ था। उसमें 89% मतदान हुआ।
और दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को 10 जिलों के 22 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ था। मतदान प्रतिशत 77% रहा। तो 6 मतदान केंद्रों के लिए कल फिर से मतदान होगा। उमेश जी, भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार खड़े किए हैं। पार्टी दावा करती है कि इस बार उसे 40 से अधिक सीटें मिलेंगी। पिछले आम चुनाव में बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी को एनपीपी, एनपीएफ और एलजेपी का समर्थन मिला और गठबंधन राज्य सरकार का गठन किया था। यहाँ सच है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार मणिपुर में कानून और स्थिति में सुधार करने में सफल रही है। पिछले 5 साल में बंद और ब्लॉकेड इतना नहीं हुआ था जितना कांग्रेस के समय में होते थे। तो इन सब को देखने के बाद मुख्यमंत्री बीरेन को मणिपुर के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है और मणिपुर के लोगों ने उन्हें पीपल सीएम तक का नाम भी दिया है। क्या पीपुल्स मुख्यमंत्री का करिश्मा कायम होगा फिर से चुनाव में, या कांग्रेस सेंध लगाने में सफल होगी? भाजपा के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकप्रिय है अपने पीपल के साथ। इसलिए ये लगता है कि भाजपा इस बार मणिपुर में अच्छा प्रदर्शन करेगा। पिछली बार के चुनाव में गोवा और मणिपुर की स्थिति लगभग बराबर थी। वहाँ कांग्रेस के हाथ से सत्ता बीजेपी ने एक तरह से छीन ली थी। तो गोवा में कांग्रेस पार्टी ने एक कंटीजेंसी अल्टरनेटिव प्लान तैयार कर रखा है। ऐसा कुछ मणिपुर में भी होता दिख रहा है आपको? कंटीजेंसी प्लान ये कह सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में प्री पोल अलायंस बनाई थी जिसका नाम है मणिपुर प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस। तो ऐसा लगता है कि जो ये मणिपुर प्रोग्रेसिव सेकुलर अलायंस है ये उतना चैलेंजिंग कर नहीं पाएगा भाजपा के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मणिपुर से चलते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जहां मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी, पंजाब इस बार क्या सोच रहा है? 10 मार्च को क्या होने जा रहा है पंजाब में, क्या लगता है आपको? देखिए, पंजाब में जैसा सुनने में आ रहा है और रिपोर्ट्स हैं कि किसी भी पार्टी को शायद बहुमत नहीं मिलने जा रहा और यहाँ तक सरकार बनने का सवाल है तो उसमें बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये मत है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बना सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने जाके देखा है कि आम आदमी पार्टी को काफी सीटें आ सकती हैं लेकिन वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उसे किसी न किसी दल के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और इसमें अभी कांग्रेस की एक नेता हैं राजेंद्र कौर भट्टल, पहले मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उनका बयान आया था कि हम आम आदमी पार्टी से मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि दिल्ली के अनुभव से शायद कांग्रेस नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी के साथ। ये माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो भविष्य में जो कांग्रेस है ऐसे कुछ अन्य नेताओं के बयान भी आए हैं कि समाप्त हो जाएगी आम आदमी पार्टी जैसा कि दिल्ली में हुआ। और दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल की सीटें और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सीटें जो हैं उनका भी अनुमान है कि इतनी हो सकती हैं कि ये दोनों दल मिलकर सरकार बना लें। ऐसी संभावनाएं अतीत में तो साथ साथ रहे भी हैं, मतलब पिछले दिनों तो साथ साथ रहे ही हैं। अकाली दल की तरफ से भी कुछ ऐसे इशारे हुए हैं कि ऐसा हो सकता है और दबी जुबान में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से भी बात जब मेरी भी हुई तो उन्होंने माना कि अगर जो सफिशिएंट सीट्स आती हैं श्रोमणी अकाली दल के पास तो इस पे विचार हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अश्विनी जी, अगर हंग असेंबली आती है और उसमें अगर किसी दल में सेंधमारी की गुंजाइश बनती है तो क्या ऐसी भी कुछ अल्टरनेटिव प्लानिंग चल रही है राजनीतिक दलों में पंजाब के? ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने अभी तस्वीर है उसको लेके जो अनुमान लगा रहे हैं, अगर हम बात करें तो यही है गठबंधन से सरकार बनने की संभावना है। और कुल मिला के देखा जाए तो कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और अकाली दल आसपास ही रहे, कुछ सीटों का ही अंतर हो। चलिए, अब तो 10 मार्च को सारी स्थिति साफ हो जाएगी, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप निगाह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए सुशील चंद्र तिवारी, राघवेश पांडे, अश्विनी शर्मा, के लाल और जय थॉकजम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर क्षेत्रीय संवाददाताओं के साथ आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNHDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम
फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।